सो हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स के साथ। सो डिटर्मिनेंट्स। सो बेसिकली जैसे हमने मैट्रिक्स कवर कर लिया अभी तक, अभी सारा नहीं मैट्रिसेस कवर हुआ, कुछ पार्ट रहता है जैसे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। तो वो जो पार्ट है वो बिना डिटर्मिनेंट्स के समझाना थोड़ा आपको भी समझ आना मुश्किल है और मुझे समझाना भी थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए हम पहले डिटर्मिनेंट्स कर रहे हैं। होगा क्या जब मैं एडजॉइंट, अगर मैं डिटर्मिनेंट्स के से पहले कराऊं तो मुझे आपको 3D में लेके जाना पड़ेगा। तो 3D के लिए भी आपको डिटर्मिनेंट्स आना जरूरी है, क्योंकि जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे उसमें डिटर्मिनेंट्स का बहुत यूज है। डिटर्मिनेंट्स का यूज उसमें है, एडजॉइंट में डिटर्मिनेंट्स का रोल है, इनवर्स में डिटर्मिनेंट्स का रोल है। तो हमारे लिए डिटर्मिनेंट्स को स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक ही लेक्चर लेंगे अभी डिटर्मिनेंट्स का, जिसमें हम बेसिक बेसिक कवर करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स के पार्ट्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, क्या ये सिर्फ एक अरेंजमेंट ही होती है, क्या ये मैट्रिसेस की तरह होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स बेसिकली एरे ऑफ नंबर्स होता है। एरे अरेंजमेंट आप इसे बोल सकते हो। इससे दो वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैं एक पहले लिखता हूं 2202, डिटर्मिनेंट्स हमेशा स्क्वायर चीजों को ही लिखा जा सकता है। जैसे इसके अंदर दो रोज और दो कॉलम्स हैं, कभी भी डिटर्मिनेंट ऐसा नहीं होगा। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, कभी भी डिटर्मिनेंट ऐसा नहीं होगा। हमेशा नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे ही होंगे। स्क्वायर मैट्रिसेस का आप डिटर्मिनेंट ले सकते हो बेसिकली। अब ये तो एक अरेंजमेंट लग रही है आपको, लेकिन इसका आंसर इफेक्टिवली एक नंबर आता है। इसका आंसर नहीं आ सकता क्योंकि ये एक डिटर्मिनेंट हम इसका ले नहीं सकते, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ही नहीं है। तो डिटर्मिनेंट लेते कैसे वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसको इवेल्युएट कैसे करते हैं इसकी वैल्यू को। बेसिकली ये कुछ नहीं लिखा हुआ, दो वर्टिकल लाइंस के बीच में अरेंजमेंट है, वो एक नंबर के बराबर है। इसको हम सॉल्व करेंगे कुछ मेथड से, आंसर एक नंबर आएगा। तो बेसिकली ये कुछ नहीं लिखा हुआ, ये एक नंबर लिखा हुआ है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक नंबर है। तो ये 2 क्रॉस 2 है। अब ये 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, 2 1 0 1 0 9 3 1 4। अब ये 3 क्रॉस 3 है, 4 क्रॉस 4 भी हो सकता है। पर जो हमारा सिलेबस है उसमें सिर्फ 3 क्रॉस 3 मैट्रिसेस तक ही लिमिटेड है। 4 क्रॉस 4 की इतनी बात नहीं है, बात है ही नहीं कुछ, सिर्फ 3 क्रॉस 3 तक लिमिटेड है हमारा सिलेबस। तो अब आगे डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे हम मैट्रिसेस में पढ़ते हैं, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम। सेम है, मैं वैसे बेसिक नहीं बताऊंगा कि ये रो है ये कॉलम है। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तुम इसको ऑर्डर 2 बोल सकते हैं, इसको ऑर्डर 3 बोल सकते हैं। बस इतना आपको समझना है कि डिटर्मिनेंट हमेशा उन्हीं मैट्रिसेस का ले सकते हो आप जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। सिमिलरली इस को हम डायगोनल बोलते हैं, इसको हम डायगोनल बोलते हैं। इनको डायगोनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। a11 a12 a11 a22 a33, I is equal to j, I is equal to j, I is equal to j, a11 a22, इसलिए हम इनको डायगोनल बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। इसका ट्रेस क्या होगा? 2 + 0 + 4 6। इसका ट्रेस क्या होगा? 2 + 2 4। सिंपल, वही पुरानी बातें हैं। अब जैसे एक थोड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये मैट्रिसेस में भी आ सकती है, डिटर्मिनेंट्स में भी आ सकती है। जैसे a11 a12 a13, मान लो मैंने n कॉलम्स बना दिए, रो 1 है a1 है। सिमिलरली मैंने n क्रॉस n ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट लिया है, n क्रॉस n ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट लिया है, a11 a21 a31 a41 अप टू an1। हमारा बेसिकली है कॉलम तो 1 ही चल रहा है। सिमिलरली इसको हम भर सकते हैं आगे तक, a11 a22 a33, ये सो ऑन चलता रहेगा हमारा, ये भी सो ऑन चलता रहेगा। फिर यहाँ a44 आएगा, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। लास्ट एलिमेंट हमारा होगा ann। ये किसी को अगर नहीं समझ आया मैं दोबारा बता देता हूँ। ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है n क्रॉस n ऑर्डर का, जिसमें n रोज है और n ही कॉलम्स है। अब हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं?
अब आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जमाना, मतलब अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली दिखते हैं हमें। तो अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहला तो बहुत ही आसान, इसके पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स कैसे बताएंगे हम? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। एन रोज है, एन कॉलम्स है, तो टोटल एलिमेंट्स तो हो गए मेरे पास एन स्क्वायर। किसी को दिक्कत? नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स को इक्वल कर दो, आपके पास टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे। अच्छा, आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास एन है, एक दो तीन चार अप टू टू एन। एन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास, एन डायगोनल एलिमेंट्स है, एन डायगोनल एलिमेंट्स है। अब यहाँ पे एक नए टाइप का है कुछ, उसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं? ऑफ डायगोनल का मतलब पूरे मैट्रिक्स में, पूरे डिटरमिनेंट में से डायगोनल एलिमेंट्स को हटा दो, जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल है उसमें से डायगोनल एलिमेंट्स को हटा दो, जो बचा वो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। ऑफ डायगोनल कितने हैं? टोटल माइनस डायगोनल वाले, टोटल माइनस डायगोनल वाले, ये आपके पास आ गए ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा, अब डायगोनल के नीचे कितने होंगे और डायगोनल के ऊपर कितने होंगे? तो वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो वो आएगा एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू और एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। इतने ही एलिमेंट्स ऊपर होंगे, इतने ही एलिमेंट्स नीचे होंगे। अब इसका यूज क्या, वो आपको बोल सकता है नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इतने हैं इज इक्वल टू कोई नंबर दे देगा आपको, मान लो इज इक्वल टू 12 दे दिया उसने आपको। अब वो बोल रहा है फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आधे लोग तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ऑफ डायगोनल क्या होता है। अगर आपने ये चीजें पहले कवर की हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा ही नहीं आपसे अगर ये नहीं पढ़ा, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। अगर आपने ये चीजें की हुई हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो इसको नोट कर लो। ये एक एग्जांपल थी, अगर वो आपको बोल दे कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 12 है, ऑफ डायगोनल की वैल्यू 12 है, तो ऑर्डर बताओ मुझे, तो आप क्या करोगे? एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू 12, 4 इंटू 3, तो 4 आ गया, मतलब 4 क्रॉस 4 का है, सिंपल। अब n अगर नेगेटिव आया तो n नेगेटिव हो सकता है क्या? n मतलब क्या है? ये ऑर्डर। क्या नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स नेगेटिव हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। तो बस हमने पॉजिटिव आंसर ही उठाया और चल पड़े आगे। अब इंपॉर्टेंट बात आती है जिसके लिए डिटर्मिनेंट्स कराया जा रहा है, वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। पहले हम बात करते हैं माइनर्स की। माइनर्स करा तो रहे हैं पहले, पर इसका कोई यूज नहीं है, कोफैक्टर्स का ज्यादा यूज है। माइनर्स होते क्या है? जैसे मान लो हमने डिटर्मिनेंट लिया ए बी सी डी, 2 क्रॉस 2 है। पहले तो समझो, हर किसी एलिमेंट का, इसके पास कितने एलिमेंट्स है? इस डिटर्मिनेंट के पास 4 एलिमेंट्स है। हर एक एलिमेंट का अपना इंडिविजुअल माइनर होगा। इस एलिमेंट का माइनर होगा, इस एलिमेंट का माइनर होगा, इस एलिमेंट का माइनर होगा, इस एलिमेंट का माइनर होगा। अच्छा, माइनर देखते कैसे हैं? माइनर हर एलिमेंट का है, तो जैसे A11 का माइनर क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम, उसके पैरों में सबस्क्रिप्ट में M11। इसका मतलब है माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, उसको निकालते हैं ऐसे है, जिस रो में है ये और जिस कॉलम में है ये, उसको हटा दो, हटा दिया, हटा दिया, जो बच गया वो आंसर है। माइनर डी आ गया इसका M11 का। सिमिलरली M12, M12 का मतलब माइनर ऑफ सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट। यहां पे दोबारा बना लेते हैं ए बी सी डी। इस एलिमेंट का अगर मुझे माइनर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? इसकी रो उड़ा दूंगा, इसका कॉलम उड़ा दूंगा। मैंने उल्टा बोल दिया, पर आपने उड़ाना रो और कॉलम में। इसकी रो उड़ा दी, इसका कॉलम उड़ा दिया, जो बच गया वो इसका माइनर है, सी। M21 की बात करो, अब इधर ही देख लो, M21 मतलब इसकी बात कर रहा हूं, इसको उड़ा दो और इसको उड़ा दो, क्या बचा? बी। M22, M22 मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं,
तो इसको उड़ा दो और इसको उड़ा दो, आपके पास ए आ गया। सो ये बहुत सिंपल है, माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालना बहुत सिंपल है। अभी मैंने कोफैक्टर की बात नहीं की पर अभी माइनर की ही बात की है। तो माइनर अभी इतना ही है। अब ये था 2x2 का, 2x2 का। अब हम बात करते हैं 3x3 के। 3x3 जैसे मान लो मैंने अब मैं एग्जांपल ही ले रहा हूं आपके साथ डायरेक्ट। 1 2 7 3 1 4 1 0 5। अभी मैंने आपको बताया नहीं है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते कैसे है, तो वो घबराना मत। अभी नहीं बताया कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है। अभी हम सिर्फ जो डिटर्मिनेंट्स के बेसिक बेसिक कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं उनको हम पढ़ रहे हैं बस। अब जैसे इसके पास 9 एलिमेंट्स हैं, तो मेरे पास कितने माइनर्स आएंगे? मेरे पास 9 ही माइनर्स आएंगे। हर एलिमेंट का अपना इंडिविजुअल माइनर कोफैक्टर होते हैं। हम जब अभी तो माइनर्स निकाल रहे हैं पर बेसिकली हम माइनर नहीं निकालते, हम डायरेक्टली कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर आगे बताता हूं क्या होते हैं। अब इसके माइनर निकालो, जैसे M11। M11 कैसे निकलेगा? M11 पहले इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं, तो हमने क्या सोचा था? M11 वो रो उड़ा दो, वो कॉलम उड़ा दो, वो रो उड़ा दो, जो बच गया वो आपका आंसर है। अब ये बचा गया है, ये बेसिकली डिटर्मिनेंट बचा है। जब हम 2x2 की बात करते हैं ना, तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट निकल के आया 2x2 का। तो इसका आंसर बेसिकली ये डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तब आएगा। अभी हमने नहीं बताया कि 2x2 को सॉल्व कैसे करते हैं। अभी आप इसको ऐसे ही लिखो, M11 ये है, M12 की वैल्यू क्या आएगी? M12 मतलब ये, इसकी रो उड़ा दो, इसका कॉलम उड़ा दो, क्या बचा? 3 4 1 5। वो डिटर्मिनेंट को ऐसे उतार के लिख लो बस, 3 4 1 5। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की, अगर आपका डिटर्मिनेंट 3x3 ऑर्डर का है तो माइनर माइनर भी बेसिकली क्या होता है? एक तरह का डिटर्मिनेंट ही होता है, एक ऑर्डर कम का। अगर ये 3x3 का है तो आपके माइनर का ऑर्डर क्या होगा? 2x2। 2x2 माइनर्स और कोफैक्टर्स कुछ नहीं होते, बस डिटर्मिनेंट्स होते हैं एक ऑर्डर कम के, जो आपका प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट होता है। ये हमारा डिटर्मिनेंट है, हम इसके ही एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो वो जो माइनर और कोफैक्टर क्या है? डिटर्मिनेंट ही है, पर जो उनका ऑर्डर होगा ना वो इस ऑर्डर से एक कम होगा बस। M12 ये, M13 है ये, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, 3 1 1 0, 3 1 1 0। सिमिलरली आप M19 तक लिख लोगे, सिमिलरली M19 तक लिख लोगे। डन। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर कुछ भी नहीं है, एक तरह का डिटर्मिनेंट ही है। और कोफैक्टर और माइनर बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, बस उनमें कुछ डिफरेंस होता है। जैसे वो रिलेट कैसे होते हैं, कोफैक्टर को CIJ लिखा जाता है, कोफैक्टर ऑफ इस एलिमेंट इज इक्वल टू -1 I + J MIJ। अरे यार ये क्या लिख दिया, ये को समझ नहीं आया। ये देखो, कोफैक्टर को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनर को M से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनर का हम यूज नहीं करते, हम कोफैक्टर का यूज करते हैं। लेकिन कोफैक्टर निकालने के लिए हमें पहले माइनर चाहिए, इसलिए मैंने पहले माइनर की बात की। ये देखो, कोफैक्टर कुछ भी नहीं है, बस माइनर है। अरे यार ये तो कांस्टेंट ही है ना, ये तो कांस्टेंट ही है। कोफैक्टर इज दिस टाइम्स माइनर, सिंपल। अब ये जो -1 और की पावर I + J है, अगर I + J की वैल्यू इवन है तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, माइनर और कोफैक्टर। सिंपल। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको करते हैं क्वेश्चन को। जैसे मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 2 1 0 1 0 7 3 1 4 3 1 4। ओके, अब इससे पहले ना मैं पहले आपको 2x2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ। 2x2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना बहुत आसान है, इधर आओ। 2x2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। जैसे मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है ABCD। अब इसकी मैं वैल्यू कैसे निकालूं? मुझे पता है इसका इफेक्टिवली आंसर एक नंबर आने वाला है, तो वो उस नंबर तक पहुंचने की मेथडोलॉजी क्या होती है? आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, AD
और सब्ट्रैक्ट कर दो BC। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर दोगे, आपके पास एक नंबर आएगा, वो इस डिटर्मिनेंट का आंसर होगा। 2 क्रॉस 2 को ऐसे सॉल्व करते हैं, आओ 2-3 एग्जांपल देखते हैं। 3 1 3 3, इसको सॉल्व करो। इस डिटर्मिनेंट का आंसर कैसे निकालूंगा? AD माइनस BC। 3 3 जा माइनस 3 इंटू 1, तो इसका आंसर क्या है? 3 3 जा 9 माइनस 3 6। इस डिटर्मिनेंट का आंसर है 6। सॉल्व करने की मेथोडोलॉजी देख लो, दिस एलिमेंट इनटू दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट इनटू दिस एलिमेंट। 2 क्रॉस 2 को ऐसे सॉल्व किया जाता है, 2 क्रॉस 2 को ऐसे सॉल्व किया जाता है। इसे ध्यान से देख लो, बहुत इजी है ये। अब जैसे 7 1 3 2, इसका आंसर क्या आएगा? 7 2 जा 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11। इसको देखो 1 3 4 माइनस 9, इसका क्या आएगा? दिस इंटू दिस माइनस 9 माइनस 12 माइनस 21 आंसर। तो ये बहुत से डिटर्मिनेंट का आंसर नेगेटिव आ सकता है, 0 आ सकता है, आ सकता है। इसको ये मत समझ लेना कि ये मॉड लगा हुआ है, मॉड जैसा है पर ये मॉड नहीं है, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मॉड मत बोलना इसे, ये डिटर्मिनेंट है। इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है, 0 आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिया था, चलो छोड़ो, हम नया बनाते हैं। 301 314 724। ओके, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि कोफैक्टर्स लिख के बताओ मुझे इसके 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 इसके। अच्छा, अब इसके पास 9 एलिमेंट्स है, तो हर एक एलिमेंट का अपना इंडिविजुअल कोफैक्टर होगा ही होगा। इस एलिमेंट का अपना कोफैक्टर है, इसका अपना है, इसका अपना, इसका अपना। अब आपको पता है कि इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है? A11 A12 A13, ठीक है। ये लिखना क्यों जरूरी है मैं अभी बताता हूं। ये बेसिकली क्या है? ये AIJ है, A11। तो इसमें I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू 1 है, तो I प्लस J करोगे तो ये -1 का स्क्वायर बन गया, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो इस केस में कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनर आ जाएगा। हमने पहले क्या किया? माइनर निकाला A11 का। माइनर क्या आएगा A11 का? इसकी रो उड़ा दो, इसका कॉलम उड़ा दो, क्या बचा आपके पास? डिटर्मिनेंट 1 4 2 4। अब सिमिलरली A12 A13 A21 A22 A23 निकालो, फिर A31 A32 A33 निकालो। M12 क्या होगा? इसका रोड़ा दो, इसका कॉलम बना दो, 3 4 7 4 3 4 7 4। ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, 3 4 7 4 डन। इसको उड़ाया, इसको उड़ाया। देखो अब इसकी बारी है, तो इसका रोड़ा दिया, इसकी कॉलम उड़ा दी, ये बच गया होगा 3 1 7 2। सिंपल, कुछ नहीं है। M21 इसकी बात कर रहे हैं हम, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये देखो, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, ये बचा 0 1 2 4 0 1 2 4। M22 की बात करो, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 3 1 7 4। ये दिखने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि क्रॉस बच गया, पर आप मेरे वर्ड्स को सुनो। M23 इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 3 0 7 2। अब इस पे आ जाओ, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 0 1 1 4 0 1 1 4। M32 इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 3 1 3 4। इसको पकड़ो, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, 3 0 3 1। अब आपने इसकी वैल्यूज निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 1 4 4 माइनस 8 माइनस 4। M12 की वैल्यू क्या आएगी? 3 4 12 12 माइनस 28 माइनस 16। 3 2 6 माइनस 7 माइनस 1। 0 4 0 माइनस 2। 3 4 12 माइनस 7 5। 3 2 6 माइनस 0 0 माइनस 1। इसकी क्या आएगी? 12 माइनस 3 9। इसकी क्या आएगी? 3।
देखो अब ये आपके माइनस की वैल्यू आई है, अब कोफैक्टर की वैल्यू क्या आएगी? कोफैक्टर की वैल्यू बहुत आसान है निकालनी। अब ये जैसे M11 है, अब जब मुझे C11 निकालना है, C11 क्या होगा आप खुद बताओ। इसमें i प्लस जे की जगह 1+1 आ गया, देखो -1 1+1 M11 कितना है -4, तो बेसिकली ये -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, तो बेसिकली -4 ही आएगा इसकी जगह, तो ये -4 आ गया। C12 क्या आएगा? C12 आप इसको ना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको, ये तो मेरा तो फर्ज है आपको बताना कि ये ऐसे रिलेट होते हैं, पर इसको ना लर्न करने की ट्रिक होती है। जैसे मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, 301 314 724, हमें इतना पता है ना, पहला पॉजिटिव है, ऑल्टरनेट चला दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इनके ऊपर साइन है ऑल्टरनेटिवली। आपको इस सब चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आई प्लस जे की वैल्यू हर बार डाल के देखो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप ये देख लो, बस हमने ऑल्टरनेट साइन चला दिए हैं, अब आप उस हिसाब से देख लो। अब जैसे मान लो इसके को माइनर की वैल्यू -16 है, तो अब यहाँ पे माइनस एक एक्स्ट्रा लगा दो, तो कोफैक्टर की वैल्यू आ गई 16। अब C13 की बात करो, यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही है, तो मतलब यही आंसर है। फिर C21 देखो नेगेटिव है, C21 इधर -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर सिर्फ 2 है। C22 क्या होगा? C22 वो पॉजिटिव है उधर, ये भी पॉजिटिव है, तो ये 5 ही रह जाएगा। C23 क्या है? नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव होता है, तो ये -6 आ जाएगा। फिर C31 की बात, राइटिंग थोड़ी अब हो रही है, C31 क्या पॉजिटिव, तो ये -1 रहेगा। C32 क्या नेगेटिव, तो ये -9 बन जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये 3 रहेगा। आपके कोफैक्टर्स आ गए, ये रिलेट ऐसे होते हैं, बस आपको निकालने आने चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।